जब एक बूढ़ी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, तब उसके इकलौते बेटे ने डॉक्टर से कहा, मैं अपनी सास के जन्मदिन की पार्टी में हूँ, अगर माँ मर जाए तो मुझे बाद में बताना। पर वह मूर्ख बेटा ये भूल गया था कि जिस आलीशान दफ्तर में बैठकर वह रईसी झाड़ता है, उसकी असली मालकिन वही बेसहारा माँ है। डॉक्टर ने जब मुझे मेरे बेटे के वही शब्द दोहरा कर सुनाए कि वह अपनी सास के जन्मदिन की पार्टी में है और अगर मैं मर जाऊं तो उसे बाद में खबर दी जाए, तो मुझे लगा जैसे अस्पताल की छत मुझ पर गिर पड़ी हो। मेरी रगों में खून जम गया और मेरे कांपते हाथ अचानक स्थिर हो गए। मौत के डर की जगह एक ठंडी और बेरहम स्पष्टता ने ले ली। रोहित ने सोचा कि मैं एक बेसहारा बुढ़िया हूं जो मरने वाली है, लेकिन वह एक छोटा सा कानूनी विवरण भूल गया जो उसे उसकी विरासत से हाथ धोवा देगा। मैं शांति देवी हूँ, 72 साल की। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली के चांदनी चौक में अपनी मशहूर मसाला कचौड़ी और बेड़मी पूरी की दुकान चलाने में बिता दी। मैंने सोचा था कि एक माँ का बलिदान ही सब कुछ होता है और मैंने एक अच्छे इंसान की परवरिश की है। पर जिंदगी ने मुझे कड़वे तरीके से सिखाया कि पैसा अपने ही खून को बदल सकता है। उस शाम मैंने अपनी दुकान का लोहे का शटर भारी आवाज के साथ नीचे गिराया। 72 की उम्र में मेरी हड्डियां कभी कभी दुकान के जंग लगे कब्जों से भी तेज चटकती हैं। पर मैं शिकायत नहीं करती। मैंने अपने कंधों पर वही पुराना नीला सूती दुपट्टा ठीक किया जिसमें सूखे मसालों और धुएं की महक बसी है। यही महक मेरा गौरव है। इसी ने मेरे बेटे की पढ़ाई के खर्चे उठाए, मेरे घर की दीवारें खड़ी की और विधवा होने के बाद मुझे संभाला। मैं सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी कि तभी कानों में फिर वही भिनभिनाहट हुई। डॉक्टर ने पिछले हफ्ते ही चेतावनी दी थी कि यह हाई बीपी एक टाइम बम की तरह है। मैंने सोचा बस थकान है, घर जाकर अदरक की चाय पीऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। पर सड़क पार करते समय जमीन पानी की तरह डगमगाने लगी। गाड़ियों की लाइटें नियन की धारियों जैसी दिखने लगी और दुनिया की आवाज धीमी हो गई। गिरने से पहले मेरा आखिरी ख्याल अपनी दुकान की गैस की भट्टी के बारे में था। जब आंख खुली तो सब कुछ ठंडा और सफेद था। यह अस्पताल का माहौल था। मेरे हाथ में ग्लूकोज की ड्रिप लगी थी, वही हाथ जिसने कभी अनाज की बोरियां धोई थीं, अब उस सफेद रोशनी में बहुत कमजोर और झुर्रियों से भरे लग रहे थे। एक जवान नर्स पास आए मुझे बताया कि मैं सड़क पर बेहोश हो गई थी। मेरी कूल्हे की हड्डी टूट गई। नर्स ने मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा। मेरा पेट भूख से नहीं बल्कि डर से खाली महसूस होने लगा। मैंने कांपती उंगलियों से अपने फोन का पासवर्ड डाला। वह रोहित का जन्मदिन था, मेरा नहीं। मैंने रोहित का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, 1 2 3। हर घंटी मेरे सीने पर एक चोट की तरह थी। मैंने सोचा शायद वह किसी मीटिंग में होगा या अपनी पत्नी के साथ किसी महंगे रेस्टोरेंट में। वह पत्नी जो मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं कोई पुराना कबाड़ हूं जो उसके घर की सजावट बिगाड़ रहा है। फोन बजता रहा और उस सन्नाटे में मुझे 30 साल पुरानी यादें आने लगीं। जब मैं सुबह 4 बजे उठकर कचौड़ियां तलती थी ताकि रोहित को सबसे अच्छे स्कूल में भेज सकूं। मैंने अपने सुहाग की आखिरी निशानी सोने की अंगूठियां तक बेच दी थी ताकि उसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला सकूं। उसे कभी नहीं पता चला कि मैंने उसका भविष्य खरीदने के लिए अपना अतीत बेच दिया था। वह बड़ा आदमी बन गया, वकील बन गया, पर सफलता ने उसे मुझसे दूर कर दिया। अब वह तभी फोन करता था जब उसे नया घर खरीदना हो या यूरोप जाना हो। और मैं, एक मूर्ख माँ, हमेशा हाँ कह देती थी। मैं गुल्लक तोड़ती, बैंक जाती और जहां वह कहता साइन कर देती। मुझे लगता था कि मैं पैसे से उसका थोड़ा सा प्यार या ध्यान खरीद रही हूं। तभी डॉक्टर खन्ना कमरे में आए। वे पिछले 15 सालों से मेरी दुकान के ग्राहक थे, पर आज उनके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत भारी मन से बताया कि उन्होंने रोहित को फोन किया था। डॉक्टर ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर मेरे बेटे के कहे शब्द सुनाए। रोहित अभी अपनी सास का जन्मदिन मना रहा है और उसने साफ कहा है कि अगर मां मर जाए तो उसे बाद में बता देना, क्योंकि वह अभी पार्टी खराब नहीं करना चाहता। उस पल समय थम गया। लगा था कि मैं रो पड़ेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एक अजीब सी शांति मुझ में भर गई। मेरा डर गायब हो गया और उसकी जगह एक ठंडी हिम्मत ने ले ली। डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसे रोहित नहीं जानता था। डॉक्टर ने पूछा, शांति जी, क्या रोहित को पता है कि जिस पॉश ऑफिस में वह बैठता है उसके कागजात पर किसका नाम है? यही वह सच था जिसने मुझे टूटने के बजाय हथियार दे दिया। रोहित को लगा कि वह सफल है, पर वह भूल गया कि वह आलीशान बिल्डिंग मैंने कचौड़ियां बेच बेचकर एक एक रुपया जोड़कर खरीदी थी। उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पर है। सर्जरी के 3 दिन बाद रोहित कमरे में फूलों का गुलदस्ता लेकर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी।
माँ, कितना डर गया था मैं। आपके लिए बहुत प्रार्थना की। उसने झूठ बोलना शुरू किया। उसने मुझे गले लगाना चाहा, पर मैंने अपना कमजोर हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। वह एक पुतले की तरह खड़ा रह गया। उसने बहानों की झड़ी लगा दी कि कैसे वह जरूरी काम में फंसा था। मैंने उसे बीच में ही काट दिया और कहा, बहानों को छोड़ो रोहित, ये बताओ कि तुम्हारी सास के जन्मदिन का केक कैसा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा कि वह केक उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैंने मेज पर रखे कानूनी लिफाफे की ओर इशारा किया। जैसे जैसे उसने वह कागज पढ़ा, उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया। मैंने अपनी सर्जरी से ठीक पहले वकील को बुलाकर उस ऑफिस का फ्री इस्तेमाल रद्द कर दिया था और अपनी वसीयत बदल दी थी। अब मेरी पूरी सिंपत्ति एक चैरिटी ट्रस्ट को जाने वाली थी। रोहित चिल्लाया, माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। वह मेरा ऑफिस है, मेरी साख है, आप अपने ही खून के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने शांत स्वर में कहा, सालों तक मैं तुम्हारी माँ थी, पर तुमने मुझे अपना एटीएम समझ लिया। जब डॉक्टर ने तुम्हें फोन किया तो तुमने मुझे मरा हुआ मान लिया था। अगर मैं तुम्हारे लिए उस दिन मर चुकी तो मेरी तिजोरी भी तुम्हारे लिए मर चुकी है। उसे वहां अपनी रईसी छीनते देख पसीना बहाते देखना दुखद था, पर मैं अब आजाद थी। जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो रोहित का सहारा नहीं, बल्कि मेरी सहेली का हाथ मेरे साथ था। मैंने घर आकर रोहित की वह फोटो, जिसमें वह वकील की ड्रेस में था, दराज में नीचे की ओर करके रख दी। पैसे से देखभाल खरीदी जा सकती है, पर प्यार नहीं। और रोहित का प्यार तभी तक था जब तक मेरी तिजोरी खुली थी। आज 6 महीने बीत चुके हैं। मैं फिर से अपनी दुकान पर बैठती हूँ, अब सिर्फ निगरानी करने। ऑफिस के किराए से मेरी दवाइयाँ और शौक पूरे होते हैं। रोहित का अब कोई पता नहीं है। अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से सुरक्षित रखें और जीते जी कभी भी उसे ऐसे लोगों के नाम न करें जो आपकी कद्र नहीं करते। आपके नाम के कागजात ही बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा हैं।